फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका सबसे पहला चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक का मतलब ही समझते हैं। इसका मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। जो पहला वर्ड है वो है थर्मो, थर्मो। सेकंड डायनेमिक। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन्स मोशन। और मोशन का रिजल्टेंट क्या है? मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क मतलब क्या हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हीट और मैकेनिकल वर्क। मींस थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हीट का मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्जन और मैकेनिकल वर्क का हीट के अंदर। बट ये जो फील्ड है ये काफी ज्यादा स्मॉल है। मींस इसका जो यूजफुल एरिया है वो है इंजीनियरिंग फील्ड। बट हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर इसका जो मीनिंग है थर्मोडायनेमिक्स का वो और भी ज्यादा वाइड हो जाता है। मींस क्या होगा, अब हम हीट को मैकेनिकल वर्क अकेले से नहीं कंबाइन करेंगे। किससे करेंगे? रिजल्टेंट जो इसकी इक्वेशन होगी वो किससे कंबाइन करेंगे? कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी से। मींस अब डेफिनेशन क्या आएगी? थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी of the quantitative relation between different energies, for example potential energy, chemical energy, electrical energy etc. with heat। मीन्स मतलब क्या हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे हीट का, अलग अलग जो एनर्जीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं, उनके साथ क्या रिलेशन है। एनर्जीज कौन कौन सी? जैसे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। इस तरह की जो काफी सारी एनर्जीज हैं उनसे हीट का क्या रिलेशन है वो हम किसके अंदर स्टडी करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का यूज क्या है, कितने ये यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, तो इसकी क्या करेंगे हम अब? इम्पोर्टेंस, जिसकी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट, टू प्रिडिक्ट the feasibility of a process। थर्मोडायनेमिक्स हमारी हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने के लिए कि कोई प्रोसेस फिजिबल है या नहीं अंडर ए गिवन सेट ऑफ ए कंडीशन। अगर आप एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं रूम के अंदर खड़ा हूं, इस रूम में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों कंबाइन होकर वाटर फॉर्म करते हैं। बट किस कंडीशन के अंदर करते हैं और कब करते हैं ये हमें कौन बताता है? ये हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है। जो सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है? टू प्रिडिक्ट the yield of a reaction या फिर किसी प्रोसेस की yield। मतलब क्या हुआ कि जो थर्मोडायनेमिक्स है हमारी हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने के लिए yield ऑफ ए रिएक्शन या yield ऑफ ए प्रोसेस। हम थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वांटिटीज हैं, जो इसके रिलेशंस हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस स्टडी करेंगे। उन रिलेशंस का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि किसी रिएक्शन को लगाने के बाद उसके जो प्रोडक्ट की यील्ड होगी वो कितनी होगी। जो थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है? determining the important useful results। अब थर्मोडायनेमिक्स हमारी क्या हेल्प करता है? ये हमारी हेल्प करता है जो हम डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल रिजल्ट्स स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सॉल्यूशंस में पढ़ा भी होगा राउट्स लॉ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फेज रूल के बारे में पढ़ा होगा फेज इक्विलिब्रिया के अंदर, ठीक, और केमिकल इक्विलिब्रियम्स के बारे में पढ़ा होगा। वो सारे जो रिलेशंस हैं उनको निकालने के अंदर हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है काफी बड़ा रोल अपना अदा करता है, काफी हमारी क्या है? यूजफुल है। ये सारी क्या है? थर्मोडायनेमिक्स की कुछ एक जो मोटी मोटी इंपॉर्टेंस है वो है। उसके बाद क्या है? थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या है? उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे? हमने इंपॉर्टेंस स्टडी कर ली थर्मोडायनेमिक्स की। उसके बाद क्या है? लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ऑफ
डायनेमिक्स लिमिटेशंस क्या है? जो पहली लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को। थर्मोडायनेमिक के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं? मैक्रो सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। मीन्स क्या हुआ, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या उनका रिजल्ट देखेंगे या उनकी यूजफुल देखेंगे तो किसके अंदर देखेंगे और किन के लिए देखेंगे? ओनली मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मीन्स ए ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए। किन के लिए? ए ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन सभी कंबाइंड प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे किसके अंदर? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। बट लिमिटेशन क्या है? ये हमारे किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बता सकता। सिंगल मॉलिक्यूल या फिर सिंगल एटम की प्रॉपर्टी को नहीं बताता। कौन नहीं बताता? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम इसको स्टडी नहीं करते। मींस क्या हुआ, मतलब ये है कि माइक्रो सिस्टम के लिए क्या है? अनएप्लीकेबल है। और क्या है? ये इसकी लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स की। जो सेकंड है, सेकंड क्या है? जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी क्या लिमिटेशन है? देखो थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस के अंदर हमने क्या स्टडी किया, ये हमें बताता है कि कोई प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है। लेकिन लिमिटेशन क्या है? कितने टाइम के अंदर फिजिबल है ये हमें नहीं बताता। मींस ये टाइम के बारे में नहीं बताता। थर्मोडायनेमिक्स हमें सिर्फ ये बताएगा कि ये प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है, बट ये नहीं बताएगा कि अगर कोई प्रोसेस फिजिबल है तो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होगा। ये सेकंड लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स की। जो थर्ड लिमिटेशन है वो क्या है? जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के बारे में बताता है। बट ये नहीं बताता कि कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में किस पाथ की हेल्प से पहुंचा है। मींस क्या? ये पाथ के बारे में नहीं बताता। हम ये भी कह सकते हैं क्या नहीं बताता, ये मैकेनिज्म के बारे में हमें कोई भी डिटेल ये कुछ भी नहीं बताता है। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है ये हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें इनिशियल स्टेट के बारे में बताता है और किसके बारे में? फाइनल स्टेट के बारे में बताता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा है मोटे तौर पर, और क्या इसकी लिमिटेशंस देखी है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज हो रही हैं, एक बार हम उनको स्टडी कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे, हमको स्टडी करेंगे, वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पार्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर है। ठीक है, the part of universe which is our observation। जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर है वो क्या होगा? वो तो होगा सिस्टम। और यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़कर जो बचा हुआ पार्ट है उसे क्या बोल देंगे? सराउंडिंग। मींस रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक गिलास है जिसमें क्या है? वाटर है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस वाटर के अंदर जो कुछ भी रिएक्शंस वगैरह हो रही है, कोई कंपाउंड या कोई केमिकल डालने के बाद वो मैं स्टडी कर रहा हूँ। मींस मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या है? ये गिलास के अंदर जो क्या है? पानी है, जो वाटर है। मींस ये जो वाटर है इसको क्या बोल देंगे? सिस्टम। और इस वाटर को छोड़कर ये जो पार्ट है यूनिवर्स का, बचा हुआ जो पार्ट है, उसे क्या बोल देंगे? सराउंडिंग। मींस क्या? जो पार्ट यूनिवर्स का हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर है या जिसके हम स्टडी कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम। और बचे हुए पार्ट को क्या बोल देंगे? सराउंडिंग बोल देंगे। उसके बाद पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। जो पहली टाइप है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं। एक्सचेंज
of matter and energy takes place between the system and surrounding। मीन्स कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज हो सके उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, ओपन सिस्टम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं हम एक बीकर जिसके अंदर क्या है, वाटर है। अब वाटर क्या ओपन है, यहां से वाटर वेपर जा सकते हैं। अब ये सिस्टम था, सिस्टम से कहां जा रहे हैं, ये सराउंडिंग वाटर वेपर। मीन्स क्या हुआ, सिस्टम से सराउंडिंग में क्या जा रहा है, वाटर वेपर जा रहा है। वाटर वेपर क्या है, वन टाइप ऑफ मैटर, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि सिस्टम से सराउंडिंग मैटर जा रहा है। अब ऐसे ही एनर्जी भी आ सकती है सराउंडिंग से सिस्टम, या सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है। एनर्जी का मतलब हीट, मान लो पानी गर्म है, वाटर गर्म है, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर कम है एज कंपैरिजन टू इंटरनल टेम्परेचर, तो क्या होगा, हीट को बाहर निकालेगा क्योंकि पानी गर्म है। अगर मान लो वाटर ठंडा है, कूल है, तो क्या करेगा, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगी। मींस क्या हुआ, मैटर भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोल देंगे। उसके बाद बात करते हैं क्लोज्ड सिस्टम की। जो सेकंड टाइप है वो क्या है, क्लोज्ड सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस between system and surrounding, not, मोटे मोटे वर्ड में लिखा है नॉट द मैटर। मतलब क्या हुआ, ओनली जो एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग में किसका होगा, एनर्जी का होगा, मैटर का नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वही मैंने पानी का गिलास लिया, उसको अब कवर कर दिया किसी ग्लास प्लेट से, ये क्या है, यहाँ पे क्या था, वाटर, दैट इज द वाटर। अब मैंने इसको किससे कवर कर दिया, एक ग्लास प्लेट से। पहले सिस्टम क्या था, ओपन, अब क्या हो चुका, क्लोज। अब देखो, अब वाटर के वेपर्स हैं जो बाहर नहीं जा पाएंगे सराउंडिंग में, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग में वेपर नहीं जाएंगे। मींस क्या हुआ, मैटर मूव नहीं कर रही है। मैटर किसके अंदर जा रही है, ओनली सिस्टम के अंदर, सराउंडिंग में नहीं जा रही है। एक्सचेंज ऑफ मैटर डज नॉट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट किसका एक्सचेंज हो रहा है, हीट का, मींस एनर्जी का। अब मान लिया मैंने वैसे ही जैसे पिछले एग्जांपल में लिया था, वाटर क्या है, पानी क्या है, गर्म है। अगर गर्म है तो क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा सराउंडिंग के अंदर। कहां से जाएगी, सिस्टम टू सराउंडिंग क्या चली जाएगी, हीट चली जाएगी। अगर मान लो पानी ठंडा है तो क्या होगा, हीट आ जाएगी कहां से, सराउंडिंग टू सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। जो थर्ड टाइप है वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब क्या होगा, ना एनर्जी एक्सचेंज हो और ना ही मैटर एक्सचेंज हो। मैटर और एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी both of these not exchange between surrounding and system। एग्जाम्पल वही एक बीकर जिसमें क्या है, वाटर है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, सिलेंडर्स के बीच में क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया इसको मैंने, जो वाटर था बीकर के अंदर था उसको मैंने क्या कर दिया, अब आइसोलेट करते हैं किसी सिलेंडर के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वाटर था ये क्या था, अपना सिस्टम था, ये अपना वाटर, ये अपनी क्या है, सराउंडिंग। वाटर वेपर सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जाएंगे, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। सिमिलरली अब मैंने सिस्टम को क्या कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है, तो ना तो पानी के बीकर के अंदर से एनर्जी बाहर जाएगी और ना ही बाहर से एनर्जी अंदर आएगी। मींस क्या हुआ, एनर्जी का एक्सचेंज भी क्या होगा, नहीं होगा। तो ऐसा कोई सिस्टम जिसमें ना तो मैटर एक्सचेंज हो रही है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, उसे क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स क्या होते हैं और सिस्टम की टाइप्स कितनी है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब इसके बाद स्टडी करते हैं होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। अब होमोजेनियस सिस्टम वो सिस्टम होगा जो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द सिस्टम या थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द सिस्टम या थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल जो क्या है यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट। फॉर एग्जांपल अ प्योर गैस, अगर मैं कोई प्योर गैस लेता हूं तो वो यूनिफॉर्म होगी, उसे क्या बोल देंगे, होमोजेनियस सिस्टम। अगर मान लो मिक्सचर है टू लिक्विड्स का, अगर मिक्सचर है टू लिक्विड्स का, तो कंडीशन है दोनों के दोनों लिक्विड क्या होने चाहिए, टोटली क्या होने चाहिए, मिसिबल होने चाहिए। अगर दोनों के दोनों लिक्विड मिसिबल है, मींस मिसिबल है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म होंगे। अगर यूनिफॉर्म है तो वो सिस्टम को अपन क्या बोल देंगे, होमोजेनियस सिस्टम बोल देंगे। अब हेट्रोजेनियस की बात करते हैं। हेट्रोजेनियस क्या होगा, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम, तो उसे क्या बोल देंगे, हेट्रोजेनियस। फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर of two solids, a mixture of two liquids। अब यहाँ पे जो लिक्विड है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इमिसिबल, ठीक है। अब जो दो लिक्विड लिए हैं वो दोनों के दोनों इमिसिबल हैं, तो यूनिफॉर्म नहीं होंगे थ्रू आउट द सिस्टम। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे, हेट्रोजेनियस सिस्टम। अगर दो लिक्विड लिए हैं, मिसिबल है, यूनिफॉर्म है, तो उस सिस्टम को क्या बोल देंगे, होमोजेनियस सिस्टम। उसके बाद जो फोर्थ है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को डिफाइन करना है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है, ए सिस्टम विच कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर एग्जांपल एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल। ऐसा सिस्टम जिसमें काफी ज्यादा पार्टिकल में एग्जांपल ले सकते हैं एटम्स का, आयंस का, तो उस सिस्टम को क्या बोल देंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोल देंगे, जिसके अंदर काफी सारे एटम और आयंस और मॉलिक्यूल आ रहे हैं। उसके बाद है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब यहां सिस्टम क्या था, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो कंबाइंड बिहेवियर होगा उसे क्या बोल देंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। दोबारा से सुने, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या था, वो सिस्टम जिसने लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन कर रखे थे। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इन लार्ज पार्टिकल्स का कलेक्टिव बिहेवियर, इनका लार्ज पार्टिकल्स से क्या होगा, कलेक्टिव बिहेवियर। फॉर एग्जांपल जो आप प्रॉपर्टी की बात करें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होगा, जो सिस्टम था उसके जो कलेक्टिव पार्टिकल्स हैं उन सबका जो टेम्परेचर है, ऐसा तो नहीं एक पार्टिकल का टेम्परेचर लगा दूसरे पार्टिकल का टेम्परेचर लगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। कलेक्टिव बिहेवियर होता है टेम्परेचर, तो मींस जो पूरा सिस्टम उस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी के गिलास की बात करें, एक गिलास लिया जिसके अंदर क्या है, वाटर है। अब इसके अंदर काफी सारे H2O के मॉलिक्यूल H2O होंगे, ऐसा तो नहीं है एक H2O के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर दूसरे H2O के मॉलिक्यूल से अलग होगा। ये क्या होगा, आप तो पूरे वाटर का टेम्परेचर होगा ना, कितना मान लो 90 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या है, कलेक्टिव बिहेवियर है ऑल द पार्टिकल्स इन ए सिस्टम वी कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। उसके बाद जो बात आती है वो है स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या है, किसी एक कंडीशन पे जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है उनकी अगर डेफिनाइट वैल्यू है तो वो क्या होगी, सिस्टम की एक स्टेट होगी।
दोबारा से सुन लो क्या है, किसी कंडीशन पे, एट अ कंडीशन, एट ए कंडीशन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, द मैक्रोस्कोपिक property of a system have definite value is called one state या फिर सिंपल स्टेट ऑफ ए सिस्टम। क्या होगी ये? स्टेट ऑफ द क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। अगर इसमें से मैं किसी एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को चेंज कर दूं, क्या हो? अगर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को चेंज कर दूं, जो सिस्टम की वन स्टेट थी वो किस में चली जाएगी? सेकंड स्टेट में चली जाएगी। इसी तरह जो यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है उनमें से किसी एक को चेंज कर दो तो कहाँ चली जाएगी? थर्ड पे चली जाएगी। ठीक है ना? तो क्या होगा? ए डेफिनेट वैल्यू है किसकी? ए डेफिनेट वैल्यू of macroscopic property at a condition we called state of a system। अब state variable क्या है? अब ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी जिनको फिक्स करने से क्या होता, हम एक स्टेट को डिफाइन कर रहे थे, सिस्टम को, किसी एक स्टेट की सिस्टम को क्या कर रहे थे? डिफाइन कर रहे थे। कब? जब हम इस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की डेफिनेट वैल्यू लगा रहे थे, वैल्यूज को फिक्स कर रहे थे। तो इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को क्या बोल देंगे हम? स्टेट वेरिएबल। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अब तो थर्मो के अंदर अगर हम किसी सिस्टम को डिफाइन करना है तो उसके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 स्टेट वेरिएबल इंपॉर्टेंट है या 4 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। जो पहली है टेम्परेचर, सेकंड क्या है? प्रेशर, थर्ड क्या है? वॉल्यूम, फोर्थ क्या है? कंपोजिशन। देखो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती तो काफी सारी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह काफी सारी होती हैं, लेकिन क्या है, उन सबको डिफाइन करना जरूरी नहीं है। अगर हम किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये 4 प्रॉपर्टी काफी हैं। अब क्योंकि वो जो बाकी अदर प्रॉपर्टीज हैं वो चारों इन पे डिपेंड करती हैं। अगर ये चारों चेंज होगी तो बाकी चेंज हो जाएंगे। अगर ये चारों फिक्स कर दी तो जो अदर प्रॉपर्टीज हैं इन चारों को छोड़ के वो क्या हो जाएंगी? फिक्स हो जाएंगे। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टी किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए काफी है। अगर मान लो कोई सिस्टम है जिसके अंदर एक प्योर गैस है, एक प्योर गैस है या कोई सॉलिड है या फिर कोई प्योर लिक्विड है, ठीक है। अगर प्योर लिक्विड है तो उसकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। कंपोजिशन क्या होगी? फिक्स होगी। उसकी कंपोजिशन क्या है? फिक्स है। अब अगर मेरे को इस सिस्टम को डिफाइन करना है तो मेरे को 4 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी या 4 स्टेट वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है। मेरे को 3 स्टेट वेरिएबल्स ही काफी है। कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। दोबारा सुन लो, अगर किसी सिस्टम को डिफाइन करना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो काफी सारी प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं पड़ती। जितनी भी हैं उनमें से कोई जो 4 इंपॉर्टेंट है, कोई 4 नहीं, जो ये 4 इंपॉर्टेंट है इनको ही स्टडी कर लेते हैं और इनको फिक्स कर लेते हैं, सिस्टम की स्टेट फिक्स हो जाती है। कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंपोजिशन। अगर मैं किसी सिस्टम में एक प्योर लिक्विड को लेके चल रहा हूँ, एक प्योर गैस को लेके चल रहा हूँ, मींस क्या है? 100% प्योर है, कोई अदर इसमें गैस नहीं है या अदर इसमें कोई लिक्विड नहीं है, तो इसकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। कंपोजिशन फिक्स है तो इसको डिफाइन करने के लिए 3 वेरिएबल काफी हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। अब ये तीनों भी इंडिपेंडेंट नहीं है, इन तीनों में से 2 इंडिपेंडेंट है और तीसरा क्या है? डिपेंडेंट है। जैसे मान लें इनमें से क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वॉल्यूम क्या है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे? अब एग्जांपल से बता देता हूं मैं कैसे होगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे बता रहा हूं मैं। एक बार आपने एक इक्वेशन भी पढ़ी होगी, PV = nRT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, PV = RT। अगर मान लो मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मैंने प्रेशर फिक्स कर दिया, R क्या है? कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, मैंने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, प्रेशर को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। जो थर्ड वेरिएबल है वो खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा। मींस क्या है? ये दोनों तो क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
बट ये जो वॉल्यूम है ये इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर ये दोनों चेंज होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चेंज होंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों फिक्स हैं तो वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मींस हम वॉल्यूम को क्या कह देंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमें ये पता चल चुका है कि डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, या किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करना है जिसके अंदर प्योर गैस सिस्टम के अंदर, तो उसको डिफाइन करने के तीन वेरिएबल ही काफी हैं। कौन कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये तीनों के तीनों वेरिएबल काफी हैं किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं थर्मो डायनामिक इक्विलिब्रियम की। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कोई सिस्टम जिसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी फिक्स हो जाए, टाइम टू टाइम वेरी ना करें, अगर ऐसी कोई स्टेट आती है तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दोबारा सुन लो, ऐसी स्टेज जहां पे आपके सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, टाइम के साथ चेंज ना हो, तो स्टेज को क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो इक्विलिब्रियम्स हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला इक्विलिब्रियम है वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ऐसी कंडीशन या ऐसी स्टेज कि जब सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट ट्रांसफर ना हो, हीट का ट्रांसफर होना क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब अगर अब ऐसा होगा कब, जब सिस्टम के वन पार्ट से सेकंड पार्ट में हीट का ट्रांसफर होना क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसा कब हो सकता है, जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। मींस थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, थर्मल इक्विलिब्रियम मींस टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट का ट्रांसफर होना जीरो हो जाएगा और हमारा सिस्टम किसके अंदर आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। बी है सेकेंड टाइप है जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, वर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब किसी सिस्टम पर हम जो वर्क कर रहे हैं और वो वर्क जीरो हो जाए तो उसे क्या बोल देंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वर्क का जीरो होना, एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं हम इसको, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को। मैंने को गैस मान ली किसी बीकर के अंदर, ये है इसके अंदर गैस, ये है पिस्टन, ये क्या है, गैस है यहाँ, और ये हमारा क्या है, पिस्टन। अब मैं इस पिस्टन की हेल्प से सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पिस्टन को दबाए जा रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ पिस्टन पे, तो क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, गैस हमारी क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ जाए, मींस मैं वर्क करना क्या कर दूं, कम कर दूं और बंद कर दूं, सॉरी वर्क करना क्या कर दूं, बंद कर दूं, मींस वर्क क्या हो जाए, जीरो। अगर मैं वर्क को जीरो कर दूंगा तो प्रेशर अप्लाई नहीं करूंगा, अगर मैं प्रेशर अप्लाई नहीं करूंगा तो गैस के ऊपर वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अपने आप। तो मतलब ये हुआ कि जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आएगा वो कब आएगा, जब वर्क क्या हो जाए, जीरो। और वर्क जीरो का मतलब मैं प्रेशर क्या कर दूं, प्रेशर अप्लाई ही ना करूं, मींस प्रेशर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब प्रेशर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। और थर्मल इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और मैकेनिकल में प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। जो थर्ड है वो केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि सिस्टम के थ्रू आउट सिस्टम जो कंपोजिशन है सिस्टम की वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अगर कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाती है, सेम हो जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे, थ्रू आउट द सिस्टम वो कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। आज के लिए इतना ही, इसके बाद का हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इसमें से किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जैसे क्लासेस में ऑफलाइन लेक्चर चल भी रहे हैं 2 डेज के, आप मेरे को उसमें उन ऑफलाइन लेक्चर्स में इसके बारे में पूछ सकते हो, अगर किसी भी स्टूडेंट को इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है। और वैसे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है सबके पास, उस पर मेरे पास मैसेज भी कर सकते हैं।